नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में, जिसमें हम क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। आज हम उसके लास्ट के 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लाइवलीहुड्स, यानी कि रूरल एरियाज़ में लाइवलीहुड्स क्या हैं और अर्बन एरियाज़ में लाइवलीहुड्स क्या हैं। तो हम आजीविका के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली है। इस चैप्टर के पढ़ने से पहले हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि गाँव में लोग किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 अध्यायों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, हम ये देखने का प्रयास करेंगे। तो ऑथर ने हमें ये चित्र दिया हुआ है ताकि हम ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को समझ सकें अच्छे से। तो इस चित्र के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कलपट्टू गांव का एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें बताया गया है कि तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी, ये सब बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जिसमें चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, 2 दुकानों की बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की हैं, जहां टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा पाव, बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोगों की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहां साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है और ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी यहाँ पर उगाया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर लोग खेती में लगे हुए हैं। यहाँ पर धान की फसल ज़्यादा होती है, तो ये धान की फसल ये लोग लगा रहे हैं। और आगे क्या है, यहाँ पर तुलसी, ऑथर ने हमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक तुलसी के बारे में, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये लोग, जो तुलसी है, ये रामलिंगम वहाँ के कोई ज़मींदार हैं, उनके ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी तुलसी जो है मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। वहाँ पर वो सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक काम करती थी और रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब उस तुलसी को नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है जिसमें ये धान रोप रही हैं। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम इसे निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। अब क्या है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब तक फसल उगाई जा रही है तब तक के लिए तो इनके पास काम है, लेकिन उसके बाद जब फसल का काम समाप्त हो जाता है और निराई कटाई का काम आखिरी में बचता है, तो बीच में इनके पास काम नहीं होता है। तो इसलिए ये जिस फेस का सामना करते हैं उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है, यानी तुलसी के पति को। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा जो तुलसी है वो घर का सारा काम भी करती है और घर में सबके लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है और सफाई भी करती है। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती है। गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ से वो पानी लेकर आती है। तो ये थी तुलसी की कहानी। अब क्या है, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह ही भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। इसे हम मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, जिसे अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है शेखर का। तो इनके बारे में बताया गया है कि
शेखर जो है वह धान अपने घर पर लेकर जाता है। उसके परिवार में अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है, उसके पास बस 2 एकड़ जमीन है। उसने अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लिया है। कई बार वो कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता है और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता है। अब क्या है कि तुलसी की कहानी में क्या था कि ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये मजदूरी से जो थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता, घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। लेकिन शेखर के साथ क्या है कि ये इसके पास 2 एकड़ की जमीन है। ये फसल जब कटाई का समय आता है तो ये दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता है और व्यापारी जो है इसे उधार पर बीज और खाद देते हैं। उसे चुकाने के लिए शेखर थोड़े कम दामों पर उसको बेचना पड़ जाता है। अगर बाजार में वो बेचे तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसे उधार भी चुकाना होता है। इसलिए व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एक एजेंट भेजा हुआ होता है। जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे और शेखर अपने खेत से 60 बोरी धान लेगा। इनमें से कुछ में से वो अपना उधार चुकाएगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन अब क्या है, रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता है। वहां पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता है और उसके पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध वो यहाँ की सहकारी समिति में भेज देता है। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। अब वहां पर कर्ज लेने की स्थिति क्या होती है कि अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। किसान कर्ज तले दब जाता है। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। देखो, होता ये है कि जब ये लोग एक तो साहूकारों से जब कर्ज लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो वो उस पर ब्याज लगा देते हैं। फिर जब ब्याज लगाते हैं तो उन्हें ब्याज देने के लिए फिर दूसरा कर्जा लेना पड़ता है। इस तरह से ये लोग क्या होता है, ये एक ऋण के कुचक्र में पड़ जाते हैं। ये ऋण के कुचक्र में फंस जाते हैं, जिसे हमने क्लास 10 की इकोनॉमी में पढ़ा था, जिससे ये बाहर नहीं आ पाते हैं। एक तरीके का जाल होता है। तो ये इन लोगों के लिए मुख्य समस्या का कारण बन जाता है। अब क्या है, यहाँ पर भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरी के हैं। ये सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों की खेती पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गाँव के अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं और उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना। ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि अब देखो, ये नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेत का उदाहरण दिया गया है ऑथर के थ्रू। इसमें बताया गया है कि यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है सॉरी। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन की सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये हमें गांव के बारे में बताया गया है। अब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन क्या होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय का काम बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन
उनकी परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, या इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिससे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों, गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये हमने गांवों के बारे में पढ़ा, ये गांवों की स्थिति के बारे में बताया गया है हमें कि गांवों में कैसी स्थिति होती है। अब हम बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्र में आजीविका के क्या साधन होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि शहर में क्या होता है कि यहाँ पर बच्चों मांझी एक रिक्शा वाला है, वो क्या है, जब तक रिक्शा चलाने के लिए उसे सवारी मिलती है तब तक तो उसका काम हो पाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तब वो यह काम नहीं कर पाता और इन दोनों कमाई उसकी बिल्कुल नहीं हो पाती है। और रोज का ये 80 से 100 रुपए तक उसकी कमाई हो जाती है, जिसमें से 50 से 60 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। जो पैसा शहर से भेजता है उसका परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार उसकी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो ये शहर में, ये जो गाँव से पलायन किए हुए लोग होते हैं, ये शहरों में इस तरह के काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कुछ मजदूर बन जाते हैं, कुछ दिहाड़ी मजदूर बन जाते हैं। तो इस तरह से काम करते हैं अपनी आजीविका के लिए। अब क्या है, इसी रिक्शे वाले मांझी की तरह ही कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों के कागज़ पर फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उनके पास कमाने के लिए कोई स्रोत नहीं बचता है, तो वहां पर क्या है, 12% लोग सड़कों पर ही काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर पुलिस प्रशासन अगर ऐसे जो ठेलियां लगा के बेचते हैं सामानों का, आपने भी देखा होगा रेडी वाले लोगों को बड़े बड़े शहरों में या छोटे छोटे शहरों में, तो अगर उनको कोई स्थान से हटाया जाता है तो सरकार को चाहिए कि उन्हें कोई ऐसा स्थान दिया जाए जहां पर वे मार्केट लगा सकें, या फिर कुछ ऐसा दिन निर्धारित कर दिया जाए कि इस दिन मार्केट लगेगी और उस दिन वो अपना सामान बेच सकते हैं और अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो ये शहरी क्षेत्र में है। अब है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाए, या जो सुझाव, यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति हो और वे उन समितियों में रखे जाए जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हो। तो ये हमने बात किया। अब हम बात करते हैं बाजार के बारे में। तो बाजारों में क्या होता है, बड़ी दुकान में क्या होता है, लोग इस तरह से काम करते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, लड़की प्लेट बेच रही है, इस तरह से आपने देखा होगा। और कुछ क्या होता है कि कुछ लोग मॉल खोल देते हैं, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए इन लोगों को कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देना पड़ता है, और यह शोरूम इनका किराए पर होता है। पर ये लोग कोशिश ये करते हैं कि ये शोरूम को जल्दी से जल्दी खरीद लें। जब से यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से इनका व्यापार बहुत बढ़ गया है, और इन लोगों ने एक कार भी खरीद ली और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। मतलब इनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। लेकिन अब क्या है कि ऐसे लोग किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो चेक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं भी देते हैं। तो जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर मंगलवार को ही बंदी होती है। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री में क्या हालात होते हैं। ये देखो, ये कुछ मजदूर वर्ग का बैठा हुआ है जमावड़ा। ये क्या करते हैं, ये लोग काम के लिए बैठे हुए होते हैं। इनसे कोई भी आए, अपने अगर उनको काम करवाना है तो इनसे सौदा करे और इनके मोल भाव करके
को अपने साथ ले जाकर के इनसे काम करवा सकता है। लेकिन इनके साथ दुविधा ये होता है कि सरकार जो मजदूरी दर तय करती है, ये उस मजदूरी दर पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं। अगर ये लोग मजदूरी दर पर काम करेंगे तो इनको काम नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जो मजदूरी दर निर्धारित की जाती है ये उससे कम पैसे ले लेते हैं और इस तरह से ये काम करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास आजीविका का साधन नहीं होता है। अब यहाँ पर एक फैक्ट्री का उदाहरण दिया गया है प्राइवेट कंपनी का। ये एक औरत है जो कपड़े सिलने का काम करती है। अब क्या है, इसका सुबह 8 बजे जाती है, शाम को 6 बजे आती है, मतलब उसको 10 से 12 घंटे इस औरत को काम करना पड़ता है। और फिर क्या है, अगर काम ज़्यादा हो जाता है तो जो कंपनी का मालिक है या फैक्ट्री का मालिक है ये इनसे ज़्यादा काम भी ले लेता है और उसका ओवर टाइम का पैसा भी इनको ज़्यादा नहीं मिल पाता है, बहुत कम ही मिल पाता है। तो इन्हें मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है और ये एक भी दिन लीव इनको नहीं मिलती है कि ये एक दिन का अवकाश ग्रहण करें, क्योंकि अगर ये एक भी दिन नहीं जाएंगे तो इनकी आजीविका का गुजारा के लिए कुछ पैसे इनको नहीं मिल पाएंगे। तो ये फैक्ट्रियों में होने वाले काम है। अब हम बात करते हैं सरकारी। अब ये देखिए, कुछ लोग बीपीओ में काम करते हैं, बीपीओ सेक्टर का उदाहरण है। कुछ लोग बीपीओ में काम करते हैं अपनी आजीविका के लिए, इनका कुछ लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है। और अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के बारे में। यहाँ पर क्या है, शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं, उनका काम भी तय होता है और उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। और फिर क्या है, वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमने देखा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में, और हमने देखा कि कितना डिफरेंसेस होता है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश में। रोजी रोटी कमाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो गांवों में ज़्यादा करना पड़ता है और इसीलिए गांव के लोग पलायन भी करते हैं शहर की तरफ। तो ये था हमारा लाइवलीहुड्स के लास्ट के 2 चैप्टर। इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने लायक था नहीं, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं हम उसे डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं और उसका सामना भी करते हैं। तो इसी के साथ हमारी क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी समाप्त होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी। उसमें 10 चैप्टर हैं, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और हम आगे की यात्रा हम फिर इस क्लास 7 के एनसीईआरटी के साथ शुरू करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि समानता क्या होती है और स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या करती है, शासन के लिए सरकार क्या करती है। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी के थ्रू। लेकिन एक बात याद रखना, क्लास 7 की एनसीईआरटी जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें जोड़ के पढ़ना है और आप रिवाइज करते रहिए, ताकि जब क्लास 7 की एनसीईआरटी, क्लास 8, 9, 10 इस तरह की एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट के साथ अपने बेसिक्स को जोड़ सकें और आसानी से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बना सकें। तो इसी के पैरेलल में हम एम लक्ष्मीकांत भी शुरू करेंगे बहुत जल्द। पहले क्लास 7 और 8 की एनसीईआरटी खत्म कर लें ताकि एक बेसिक बन जाए। उसके बाद हम फिर एम लक्ष्मीकांत के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पॉलिटी को, राज्य व्यवस्था को। और अंत में एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हमारे चैनल के रेगुलर फॉलोवर हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत जल्द यूपी SSSC प्रीलिम्स एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म आया है मैं उसका भी कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। मैं उसका पूरा सिलेबस कवर करूंगा। हिस्ट्री से शुरुआत होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस तरह से करते, हिंदी, इस तरह से करते करते हम पूरे जीएस के सेक्शन को कवर करेंगे यूपी SSSC पीटी का। और मिलते हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम।